एक्सप्रेशन देख लिया, एक्सप्रेशन के डायग्राम भी समझ लिया। अब स्टार्ट विथ एक्सप्रेशन फ्लो चार्ट। दैट इज एक्सप्रेशन फ्लो चार्ट। जब मस्कुलर रीजन ऑफ डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, मतलब वो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और वो रिब्स जो हड्डी होते वो कुछ अंदर की तरफ चले आते, अंदर की तरफ चले आ रहे, ऊपर की तरफ चले जा रहे। जब ये डायफ्राम रिलैक्स होता है, मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, तब क्या होता है, डायफ्राम रिटर्न टू। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो डायफ्राम रिटर्न हो जाता है अपने डम शेप में, जो कि मैं लिखना भूल गया था, डम शेप में। फिर डायफ्राम अपने पहले के जैसे नहीं रहता, वो डम शेप में आ जाता है। और क्या होता है वो और उसी समय ये होने के कारण क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, हड्डी होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ थोड़े आ जाते हैं, जिसके कारण रिब्स होते हैं, जो रिब्स एंड स्टर्नम जो हड्डी होते हैं, वो मूव्स किस तरह मूव्स करते हैं, डाउन नीचे की तरफ और अंदर की तरफ। और ये दोनों प्रोसेस होने के कारण क्या होता है, रिड्यूस द थोरिक वॉल्यूम, वो थोरिक वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस पार्ट होता है। सो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक उसी की तरह जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण लंग्स का क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो गया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। सो प्रेशर तो ऑब्वियसली लंग्स से बाहर चला जाएगा। सो दैट इज दैट पॉइंट। सो एक नोट्स है, सो नोट्स को देख लीजिए, जो एनसीईआरटी से ही है। ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 60 टाइम्स पर मिनट। हर एक मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन कितने बार सांस लेता है, 12 to 16 टाइम्स, 12 से 16 बार, जिसे ब्रीदिंग रेट भी कहा जाता है। और ये है एक्सपायरोमीटर, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम आप देख सकते हैं, द वॉल्यूम हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ये इसमें हेल्प करता है। और ये क्या करता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, जो एयर ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीथिंग में आते हैं, मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर के यूज़ करके उसका मेज़र किया जाता है, कितना एयर का वॉल्यूम आ रहा है, कितना नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्पायरोमीटर वो रेसिडुअल वॉल्यूम में यूज़ नहीं होता, जो आप लोगों को मिलने वाला। सो ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी क्या है वॉल्यूम को लेने का, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होता है कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना जा रहा है, वो क्या होता है। सो आप लोग ये देख सकते हैं ट्राइडल वॉल्यूम। इसके बाद और भी है। मैं आप लोगों को एक और बात कह देता हूँ, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, जो मेरे नोट्स में इन्वॉल्व है। सो आप लोग देख सकते हैं, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये 4 ही वॉल्यूम होते हैं। और कैपेसिटीज़ के बारे में हम अभी बात करने वाले नहीं है, क्योंकि पहले वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सो आप लोग ये डेफिनेशन देख सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। सो ये देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये वॉल्यूम के बारे में भी फुल डिटेल चाहिए, तो आप लोग मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैं ये शॉर्ट वीडियो में ये बहुत सारा लंबा मैं नहीं करने वाला, सो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। ये देखो, ये है वाइटल कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक और है टोटल लंग कैपेसिटी, लंग्स का कितना टोटल कैपेसिटी है सांस लेने के, छोड़ने के, सारे वगैरह वगैरह। सो ये सबको इंक्लूड कर देगा। इसका ट्रिक भी अच्छा है। सो आप लोगों के लिए एक ट्रिक, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं पता नहीं, बट आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं आरपी, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरबी है। अगर ये आर के बीच में एक टर्न खींच देंगे इस तरह, ये जो आर और भी है, जैसे ये भी जैसे एक जीरो फॉर्म कर रहा है, और ये आर के बीच में अगर एक और टर्न खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 नहीं 1 1 2 0। मतलब ये क्या कहता है कि 1 1 1 0 2 1 1 2 0। सॉरी, ये भी 0 है, ये क्या दर्शाता है कि
कुछ इस तरह। ये 1120 मतलब 1120 और ये 1100, इसे आप याद रख सकते हैं। ये आरबी का कितना होगा एवरेज 1100 टू 1120। सॉरी ये 1100 टू 1200, इस तरह से आप एवरेज याद रख सकते हैं। और एक एवरेज है ईआरबी के लिए एवरेज, इससे ई आर और भी, यहाँ से आप पता लग सकते हैं कि आरबी का कितना था, ये 1120, आरबी का कितना था 1200। और ये ई क्या दर्शाता है कि इधर जाओ भाई, इधर जाओ मतलब 12 ये जो 1200 है 1200 से भी आगे जाओ, पीछे मत जाना, आगे जाना। सो इससे आप क्या याद रख सकते हैं, वो ईआरबी का एवरेज जो 1000 से 1100 तक है। अब ये देख लीजिए IRB, ये IRB क्या दर्शाता है, ये RB तो 1200 है, और आई को देखने से एक ऐसा लगता है कि एक बाउंड्री है। यहाँ पर बाउंड्री क्या कह रहा है, इधर मत जाना, जाओ तो इधर जाओ। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये 1200 से 3000 तक है। तो इस तरह शॉर्ट ट्रिक से कहते हैं ना, जब बीमारी आता है तब उसका दवाई भी निकल जाता है। इस तरह आप खुद ब खुद अपने ट्रिक बना सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे। सो ये सभी वाइटल कैपेसिटीज है। सो ये रहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मेन जगह क्या होता है, एल्वियोलाई, जो मैं पहले कह चुका हूँ। एल्वियोलाई में ही गैस का एक्सचेंज होता है। तो गैसेस का एक्सचेंज किन किन पर डिपेंड करता है, वो प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, इनमें डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का कितना मोटा है, कितना पतला है कि जा सके, सॉल्युबिलिटी कितना है गैसेस का ताकि वो मिक्स होकर जा सके, या फिर प्रेशर कितना होना चाहिए, उन पे डिपेंड करता है। सो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो थिकनेस है वो डिफ्यूशन के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिफ्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो थिकनेस कम होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा हो गया तो डिफ्यूशन कम होगा। तो डिफ्यूशन पे तो डिपेंड है ही है ये। सो ये जो पार्ट है, ये पोर्शन आपको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन है कि वाई क्यों एल्वियोलाई पे ही क्यों गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो ये रहा पार्शियल प्रेशर के बारे में कि पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी भी एक कंपोनेंट का होता है, जैसे O2 का पकड़ लो या CO2 का या कुछ भी। सारे प्रेशर्स में से, सारे गैसेस के मिक्सचर्स में से किसी एक गैस के प्रेशर को ही पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। सो इस तरह ये पकड़ लो एल्वियोलाई है, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पर एल्वियोलाई के जो मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पर मेम्ब्रेन है उसका, यहाँ पर मेम्ब्रेन है। सो यहाँ से CO2 जाएगा शरीर से बाहर, CO2, और ये जो बाहर से एटमॉस्फेयर से जो O2 यहाँ पर आता है ना, वो O2 यहाँ से ब्लड में एंट्री कर लेगा, फिर ब्लड से होते हुए टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से वो CO2 निकलेगा, CO2 ब्लड से होते हुए यहाँ आएगा, फिर एल्वियोलाई में एंट्री कर लेगा। सो ये फैक्टर क्या यहाँ पर डिपेंड करता है, वो इसके मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितना है कि कितना आसान तरीके से वो सॉल्यूबल हो सकता है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन पर डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है ताकि वो अंदर जा सके, बाहर आ सके। तो ये सभी। सो ये एल्वियोलाई के 3 जो मेजर लेयर है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहा जाता है उनको। सो ये 3 है, एक है वो इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एक है बेसमेंट, और एक है एंडोथेलियम। जो ये 3 लेयर से बना होता है, ये क्या कहते हैं एल्वियोलाई। लेकिन ये 3 लेयर तो हम कह रहे हैं 3 लेयर तो गैसेस कैसे ट्रांसफ़र होगा, बट दिस लेयर्स आर टू मच थिन। तो टोटल थिकनेस ऑफ द देखो 1 मिलीमीटर, ये बहुत लेस है। अब ये रहे एल्वियोलाई में O2 का डिफ्यूजन होता है, और टिश्यू में CO2 का डिफ्यूजन होता है। अब आ गए नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये बहुत अच्छा एक फ्लो चार्ट है याद रखने के। ट्रांसपोर्टेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, O2 और CO2। O2 का 97% रेड ब्लड सेल के जरिए मतलब RBC के जरिए ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, और 3% ओनली प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। और CO2 का 20 to 25% रेड ब्लड के सेल के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, 70% बाइकार्बोनेट के जरिए और 7% प्लाज्मा के जरिए ब्लड में नहीं, प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है अपने शरीर में। रहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंड करेगा, एल्वियोलाई से निकलने के बाद O2 हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, O2 का 4 मॉलिक्यूल्स रहता है। जो फैक्टर्स O2 के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और ये बाकी सब। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ है। जो आपके NCERT के क्वेश्चन जो है उसे भी ये इन्वॉल्व कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। इसके बाद ये एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में ये नीचे के जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या करता है, एल्वियोलाई से निकलने के बाद O2 को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है, जो कि एक O2 के ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है। जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, लेज़र हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, ये फैक्टर डिपेंड करता है O2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इनमें सबसे अच्छा फैक्टर जो होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसे आप अच्छी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हाँ O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, O2 का बाइंड हो रहा है, तो O2 का पार्शियल प्रेशर हाई होगा और बाकी सब जो है उनका लो होगा। और ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स क्या करता है, टिश्यू में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन परफॉर्म करता है, ऑक्सीजन का टूटने में हेल्प करता है। ये फैक्टर्स जब O2 सेल्स में एंट्री लेता है और हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है, तो इस डिसोसिएशन जो है, हीमोग्लोबिन को छोड़ने वाला डिसोसिएशन, इनमें हेल्प करता है ये फैक्टर्स। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और कार्बो एमाइनो हीमोग्लोबिन तैयार करता है। इसके बाद इसके पॉइंट्स, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहा है इसमें। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा ऑब्वियसली, तब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑब्वियसली लो करेगा टिश्यू में, जिसके कारण CO2 के बॉन्डिंग में ये अच्छी तरह से हेल्प करेगा और CO2 के डिसोसिएशन में हेल्प करेगा नीचे के ये फैक्टर्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है एक शॉर्ट क्वेश्चन का। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो प्रेजेंट रहता है ओनली रेड ब्लड सेल में, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। मतलब आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, जब CO2 सेल में पानी के साथ मिल जाएगा, फिर एक कार्बोनिक एल्डिहाइड जो एंजाइम है वो CO2 और H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2CO3 में, जो एक कार्बोनिक एसिड है। फिर ये कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए HCO3 जो कि एक बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देगा, और ये बाइकार्बोनेट फिर से हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर और इस एंजाइम के जरिए ही फिर से कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और फिर से CO2 बन जाएगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर एक बार बनने में फिर इसे टूटने में दोनों में हेल्प कर रहा है, मतलब बोथ डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो ये जो HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट है, ये क्या करता है, CO2 के 70% को कैरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, इसे आप अच्छी तरह से देख लेना। रेगुलेशन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उनके द्वारा। और हमारा जो ब्रेन में एक रिदम सेंटर होता है जो प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन। तो मेडुला रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रिदम, या फिर आप रेगुलेशन भी कह सकते हैं। हमारा जो सांस प्रश्वास लेना छोड़ना ये सब है, ये सब रेस्पॉन्सिबल फॉर, इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो मेडुला रीजन मतलब रिदम सेंटर।
बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये इसके लिए। इसके बाद और एक रीजन होता है जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहा जाता है, जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के पोन्स रीजन में। पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है पीछे की ब्रेन की तरफ। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो पहले वाला रिदम सेंटर है वो तो बहुत सारा काम अपने सिर के अंदर लेकर घूम रहा है, तो उसे भी तो अगर उसका कोई सिर घूम जाता है कभी, तो क्या हमारा पूरा रेस्पिरेशन ही ख़राब हो जाए? नहीं, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर उसे भी कंट्रोल करता है। ये देखो, सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, ये सेंटर का क्या काम होता है? सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। ये हमारे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जिसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी रेट को भी ये कंट्रोल करता है। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स है या कुछ और एरिया वगैरह कुछ है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ओनली दो ही तो कंट्रोल करे ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। ये केमोसेंसिटिव एरिया, नाम से ही लग रहा है, केमिकल को सेंसिटिव करने वाला, केमिकल को सेंस करने वाला, जो रिदम सेंटर के पास ही प्रेजेंट होता है, नियर रिदम सेंटर प्रेजेंट इट, जो हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। अगर ये हाई हो जाता है शरीर में, वैसे ही यह हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, अगर ये हाई हो जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। सो ये उसके लिए सेंसिटिव होता है। जब भी ये हाई हो जाता है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देता है, कि भाई ये सब्सटेंस ज़्यादा हो गए, तो हमारे इन सब्सटेंस को एलिमिनेट करो, इनको कंट्रोल करो बाय रेस्पिरेशन के जरिए इनको कंट्रोल करो। भाई हमारे हाथ पे कुछ नहीं है, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा काम है आपको सिग्नल देना। इसके बाद दो रिसेप्टर्स होता है जो एसोसिएटेड विथ जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो जुड़ा हुआ है एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के साथ। वो क्या करता है? ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज मतलब वो सेंस कर सकता है कि क्या हो रहा है, CO2 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या ज़्यादा हो गई या नहीं। जब भी ज़्यादा हो जाता है वे सिग्नल कर लेते हैं। ये कौन कर लेते हैं? ये एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। जब भी इस कंसंट्रेशन ज़्यादा ही उन्हें समझ आ जाता है, वो रिदम सेंटर को सिग्नल दे देते हैं कि भाई इसे कंट्रोल करो। अब ये डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये डिसऑर्डर्स है। पहला डिसऑर्डर्स का नाम क्या है? अस्थमा। जो ये अस्थमा क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के डिफ़िकल्टी को हम अस्थमा कहते हैं। वो किस लिए होता है? वो इन्फ्लेमेशन टू ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बीच में इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, और ये होने के कारण क्या हो जाता है? कॉज वीजिंग। हमारे सांस अच्छी तरह से ना ले पाने को वीजिंग कहते हैं, जो ये संगठित करता है। और ये है एम्फाइसीमा, जो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, इसके कारण एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज हो जाते हैं, और इसी के कारण ही रेस्पिरेटरी सरफेस जो है हमारा, रेस्पिरेशन लेने का जो सरफेस होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और ये क्यों होता है? कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ज़्यादातर सिगरेट स्मोकिंग के कारण ही ये डिसऑर्डर फैलता है। और एक है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि सर्टेन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। जो इंडस्ट्रीज ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, बड़े बड़े स्टोन को ब्रेक करने वाला, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री होते हैं, सीमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे, जैसे मार्बल, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं जो कि इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, मतलब ये इन कामों को इन्वॉल्व करता है। उनमें क्या होता है? हमने क्या पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग के जैसे काम, ग्राइंडिंग का जैसे काम होता है, जैसे मार्बल वो सीमेंट, ऐसे इंडस्ट्री में ये इन्वॉल्व होता है, ये काम होता है, जिसके कारण क्या होता है? डस्ट प्रोड्यूस होता है, और ये डस्ट हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर के,
उनको ब्रेक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों को इससे इफ़ेक्ट होता है, वे इससे जल्दी पीड़ित होते हैं, जिसके कारण उनको यह उचित है कि वह मास्क पहनकर काम करें।